सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था लक्ष्य रेलवे फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस को ले रहे थे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर अभी हम स्टार्ट किए हैं थर्मल सब्जेक्ट से, और जैसे ही जैसे क्लास इंप्रूव होते जाएगा तो हम क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चंस को जानने से पहले आप जानते हैं कि गेट एकेडमी में ये जो नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए हैं 7900, बिग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप जानते हैं। CBT 1 इसका लिए जो कोर्स प्राइस रखा गया है 499, और ये CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए जो कोर्स प्राइस रखा गया है वो क्या है, 777। ये बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स को अवेल कीजिए अगर आपके प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाना है। तो ये जो पूरा कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है, वो इसका जो बेसिस है ओनली आपके RRB JEE में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख के इस कोर्स को बनाया गया है। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतर अगर बनाना है आपको, तो कोर्स को अवेल कीजिए। इसको दो स्टेज में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज में आप CBT 1, अगर आप चाहते हैं कि CBT 1 को ही परचेस करना तो CBT 1 को ही ले सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 इसके लिए, इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के कोर्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका जो गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द irreversibility associated with the process is defined as। जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता क्या चीज है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी जो होता है, ये क्या इरिवर्सिबिलिटी को अगर मैं बोलूं तो क्या इसको मैं लॉसेस ऑफ वर्क बोल सकता हूं क्या? लॉसेस ऑफ वर्क, इसी को मैं बोलता हूं लॉसेस ऑफ एनर्जी, और इसी के एक और नाम से इसको हम इंडिकेट करते हैं लॉसेस ऑफ एक्सर्जी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बताई। इरिवर्सिबिलिटी मतलब लॉसेस ऑफ वर्क, लॉसेस ऑफ वर्क, लॉसेस ऑफ एनर्जी, लॉसेस ऑफ वर्क, लॉसेस ऑफ एनर्जी एंड लॉसेस ऑफ एक्सर्जी। ये है आपका इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करूं तो इरिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स के, इसी को आपके बुक में लिखा मिलता है एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इरिवर्सिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी जनरेशन। तो ये दोनों टाइप के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो ये, और इरिवर्सिबिलिटी मतलब लॉसेस ऑफ वर्क, लॉसेस ऑफ एनर्जी, लॉसेस ऑफ एक्सर्जी। इसको अगर एक और टर्म में मैं डिफाइन करूं तो लॉसेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी को अगर मैं एक और टर्म में डिफाइन करूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, लॉसेस इन अवेलेबल एनर्जी, ए अवेलेबल एनर्जी, लॉसेस इन अवेलेबल एनर्जी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, लॉसेस ऑफ द क्वालिटेटिव एनर्जी, लॉसेस ऑफ एनर्जी, लॉसेस ऑफ एंथैल्पी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एनर्जी और क्वांटिटेटिव एनर्जी, यहां पर 2 टर्म यूज होता है, क्वालिटेटिव एनर्जी और क्वांटिटेटिव एनर्जी। देखिए, क्वालिटेटिव एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं देखता हूं क्वालिटेटिव एनर्जी, ये क्या होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक जो होता है वो क्वालिटेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटेटिव एनर्जी कहने का मतलब ये होता है कि मुझे एनर्जी में क्वालिटी चाहिए। एक होता है क्वांटिटेटिव, सबसे पहले क्वांटिटेटिव को समझते हैं। अगर मैं आपको बोला ये क्वांटिटेटिव जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है,
क्वालिटेटिव जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं क्वालिटेटिव एनर्जी की बात करूं, क्वालिटेटिव एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसको ध्यान से समझिए। क्वालिटेटिव एनर्जी मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मैंने अभी आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कहाँ का पानी चाहिए, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आप टंकी का भी पानी दे सकते हैं, पीने का पानी भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब ओशियन समुद्र का पानी हो गया, मतलब जो भी वाटर का जो सोर्स है वहां से पानी अवेलेबल करा सकते हो आप। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि मुझे वन गिलास ऑफ मिनरल वाटर चाहिए, मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, क्वालिटी जोड़ दिया। पहले मैं क्या बोला था, क्वांटिटी, मतलब मुझे मतलब नहीं है कि कहां से तुम पानी लाओगे, 1 गिलास पानी चाहिए। अगर दूसरे में बात करूं क्वालिटेटिव में कि मुझे 1 गिलास वाटर चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, तो ये होता है क्वालिटेटिव एनर्जी। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वालिटेटिव एनर्जी को सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे इसमें बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है हम लोग देखते चले जाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से करिए, ठीक है। हो सके तो एक नोट्स बनाइए, इतना क्वेश्चन कर लो दोस्त, इतना काफी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वो आप देखोगे कि अगर उस एरिया से अगर क्वेश्चन आया तो उन्हीं किसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गैसेस डू बिहेव आइडियली। सबसे पहला क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस क्या होता है, जो पीवी इजिकल टू एनआरटी लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। गैस विच फॉलो द पीवी इजिकल टू एनआरटी लॉ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। ये तो हमको समझ में आ गया आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है। तो रियल गैस क्या होता है, यहां पर देखिए रियल गैस क्या होता है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो नहीं करता, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो नहीं करता वो क्या बोलते हैं, उसको रियल गैस। नाउ द अनदर थिंग, जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जेड आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू क्या होती है, या तो ग्रेटर देन 1 या तो क्या होता है लेस देन 1। इसको ध्यान रखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीज जाना, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो करता है वो क्या बोलता है, आइडियल गैस होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी लॉ को जो फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, रियल गैस होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इक्वल टू 1 किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए होती है, और जेड इज ग्रेटर देन 1, जेड इज लेस देन 1 किसके लिए होता है, आपके रियल गैस के लिए होता है। तो ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर व्हाट। अब देखो यहां पर मसला फंस गया है, तो ये जो होता है आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आपका जो रियल गैस होगा, इसको ध्यान रखेंगे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो आइडियल गैस होता है, जो रियल गैस होता है वो एज आइडियल गैस बिहेव करते हैं। मींस लो प्रेशर, ये तो होगा नहीं वैक्यूम कंडीशन, लो प्रेशर दिख रहा है हमको, हाई प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये ट्रैप क्वेश्चन था, ये ट्रैप क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये ट्रैप क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, टू गैसेस ए बी विद देयर मॉलिक्यूलर वेट 28 एंड 44 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद क्या, रेस्पेक्टिवली expand at constant pressure through the same temperature range, the ratio of quantity of work done, ये क्या होगा, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन क्या होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय वर्क डन होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय वर्क डन। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय वर्क डन होता है। मतलब अगर मैं गैस ए डिवाइडेड बाय गैस बी का मॉलिक्यूलर वेट कर रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन फॉर बी डिवाइडेड बाय वर्क डन फॉर क्या, ए। बट मुझे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ दी वर्क डन
किसके किसके बीच, ए और बी का पूछा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको आप उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा ये, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी बाई एम ए। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये 44 हो गया, ये क्या हो गया 28, 11/7। तो इसका आंसर क्या होगा 11/7। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान रखिए। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एकदम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, इन 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल कंप्लीटेड। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में आपको ध्यान रखना है क्या, जो वर्किंग साइकिल होता है, जो सक्शन कंप्रेशन एक्सपांशन एग्जॉस्ट जो प्रोसेस होता है 4 स्ट्रोक साइकिल में, ये क्या होता है, ओनली 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा, 2 रिवॉल्यूशन। बट अगर ये 2 स्ट्रोक इंजन में बात करूं मैं, 2 स्ट्रोक इंजन में जो वर्किंग साइकिल होगा, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन में जो वर्किंग साइकिल होगा मतलब कौन सा होगा, जब कंप्रेशन और एक्सपांशन ये दो होता है उसमें, और तो ये जो होगा ये 1 रिवॉल्यूशन होगा इसमें, 1 रिवॉल्यूशन। नाउ द अनदर वन, अगर मैं 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूं तो इसमें आपको एक चीज याद रखना, इसमें वॉल्व यूज होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी क्वेश्चन आएगा, पोर्ट यूज होगा, समझ में आ गया। इसमें जो 4 प्रोसेस होते हैं कौन सा, यहां पर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में कौन सा प्रोसेस होता है, कंप्रेशन और क्या होता है, एक्सपांशन ओनली, ठीक है। उसके बाद स्कैवेंजिंग किसी में होता है, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग व्हाट इज स्कैवेंजिंग, जो बर्न गैसेस होती है सिलेंडर में उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सिलेंडर से, उस मेथड को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन में बहुत ज्यादा ये होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो डायरेक्ट अगर आएगा स्कैवेंजिंग क्या होता है, तो रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, ठीक है, और ये बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होता है। यहां पर इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट तो नहीं होगा, 2 रिवॉल्यूशन विल करेक्ट, ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। और ये 1 रिवॉल्यूशन किसके लिए होगा, तो याद रखना है किसके लिए होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए 2 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन। अब देखो ये पहला क्या था, 4 स्ट्रोक इंजन था, 4 स्ट्रोक के लिए कितना रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, तो 2 स्ट्रोक के लिए कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, जो पोर्ट होता है, ठीक है, उसमें भी सक्शन पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट यूज होगा, ठीक है। और वो जो पोर्ट होगा, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट होता है ना, और 4 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट होता है, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट होता है वो आपके कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, कैम शाफ्ट से जुड़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, for an same operating maximum pressure and temperature which cycle will have the highest efficiency। अब यहां पे कुछ कुछ चीज बता रहा हूं, अगर आपको सेम कंप्रेशन रेशियो दिया होगा, सेम कंप्रेशन रेशियो, समझ में आ गया, एक तरफ होगा सेम टेम्परेचर, या फिर इसके जगह बोल सकता है सेम प्रेशर, या हो सकता है सेम फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम वॉल्यूम, जो भी है, अगर कंप्रेशन रेशियो को छोड़ के, कंप्रेशन रेशियो को अगर छोड़ के कोई भी टर्म अगर आता है, कंप्रेशन रेशियो को छोड़ के अगर कोई भी टर्म आता है, तो याद रखना जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद रहेगा आपका ड्यूल साइकिल, उसके बाद क्या रहेगा आपका ऑटो साइकिल। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो पूछता है तो ये हमेशा, अगर आप देख लिए कि सेम कंप्रेशन रेशियो दिया है,
अगर आप देख लिए कि सेम कंप्रेशन रेशियो दिया है तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज्यादा, ड्यूल साइकिल का एफिशिएंसी, उसके बाद क्या हो जाता है डीजल साइकिल की इफिशियंसी। ये ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, यहां पर क्या दिखा है मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, कंप्रेशन रेशियो नहीं मेंशन हुआ है, तो याद रखिए जब कंप्रेशन रेशियो मेंशन ही नहीं हुआ है तो हाईएस्ट इफिशियंसी किसका होगा, डीजल साइकिल की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट इफिशियंसी होगी डीजल साइकिल की इफिशियंसी। नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो अमंग ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल, क्या बोला है इसमें, कंप्रेशन रेशियो टर्म आ गया, कंप्रेशन रेशियो अगर टर्म आ गया तो आपको आंख बंद करके क्या बताना है कि ऑटो साइकिल इज मोस्ट इफिशिएंट, ऑटो साइकिल इज मोस्ट इफिशिएंट। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट था, ये जो टॉपिक था, इससे जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट वही है जिसको मैंने आपको बताया, तो उसको ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन। अब देखो 2 स्ट्रोक, 2 टाइप के इंजन होंगे, ठीक है, इंजन जो होगा वो 2 टाइप का होगा। फर्स्ट वन, ये क्या होता है आपका पेट्रोल इंजन, ये क्या हो जाएगा पेट्रोल इंजन, इसी को आप लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। दूसरा टाइप का इंजन जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग डीजल इंजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सबसे पहला मैंने आपको बताया पेट्रोल इंजन, दूसरा मैंने आपको क्या बोला है डीजल इंजन। तो जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल इंजन में ओनली, पेट्रोल इंजन में क्या होता है ओनली ये आपका पिस्टन सिलेंडर, सॉरी ये सिलेंडर, ये पिस्टन, पिस्टन कहां से कहां मूव करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, क्या टॉप डेड सेंटर से कहां मूव करेगा, ये बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 2 वाल्व लगा होता है, एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व। एक ही इंजन, एक ही में मैं सभी सारे इंजनों को इसको मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं एसआई इंजन की, ठीक है, इसमें क्या होगा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है। बट अगर मैं बात करूं डीजल साइकिल की, तो डीजल साइकिल में, डीजल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो डीजल साइकिल में क्या होता है ओनली, ओनली क्या आएगा इसमें आपका ओनली एंड ओनली एयर इनटेक करता है पहले, बस, ठीक है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखोगे, यहां पर कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए डीजल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओनली एयर को क्या करते हैं हम लोग इनटेक करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा, इसमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। क्वेश्चन आएगा फ्यूल इंजेक्टर का यूज किस में होता है, ठीक है। थर्ड वन इसको याद रखना है, जो डीजल साइकिल में बर्निंग होता है वो किसके कारण होता है, कंप्रेशन के कारण होगा। ये जो बर्निंग होगा किसके कारण होगा, कंप्रेशन के कारण, हाई कंप्रेशन। इसका जो कंप्रेशन रेशियो रहता है बहुत ज्यादा हाई होता है, इसको हम बोल सकते हैं 18 to 25, इसका ये कंप्रेशन रेशियो का रेंज होता है, ठीक है। 14 भी ले सकते हो 14, तो बट ये एग्जैक्ट डेटा है 18 to 25, ठीक है। अब यहां पर मैं आता हूं ऑटो साइकिल। ये ऑटो साइकिल में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को हम इनटेक कराते हैं और इसमें स्पार्क इग्निशन इंजन का, सॉरी स्पार्क इग्निशन होता है। इसमें इग्निशन जो होगा किसका यूज होगा, स्पार्क इग्निशन। मतलब डीजल साइकिल में हम लोग स्पार्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, हाई कंप्रेस करेंगे तो फ्यूल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा,
बट ऑटो साइकिल में हम क्या करते हैं, स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। ऑटो साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका स्पार्क। ऑटो साइकिल देखो, डीजल साइकिल में जो फ्यूल यूज होगा कौन सा फ्यूल होगा, डीजल। ऑटो साइकिल में जो फ्यूल होगा वो कौन सा फ्यूल होगा, इसको ध्यान रखिए, पेट्रोल। ऑटो साइकिल में जो फ्यूल होगा उसको कैसे जानेंगे कि ये बहुत अच्छा फ्यूल है, ऑक्टेन नंबर से। और डीजल साइकिल का जो फ्यूल है उसको कैसे जानेंगे कि ये गुड क्वालिटी का फ्यूल है, तो उसको हम लोग जानेंगे सीटेन नंबर से। तो जब ऑक्टेन और सीटेन के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर उस चीजों को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डीजल साइकिल में ओनली एयर का यूज होता है, ऑटो साइकिल में एयर और फ्यूल दोनों का यूज होता है। फ्यूल इंजेक्टर का यूज किस में होता है आपका, डीजल साइकिल में। और स्पार्क इग्निशन का यूज किस में होता है आपका, 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल में। ठीक है, तो अगर यहां पर पूछा है हमको क्या, डीजल इंजन, तो डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली एयर इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर लिक्विड एंड गैसेस। देखो अभी हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। देखिए हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। पहला मोड कौन सा होगा, कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा यहां से, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप के टॉपिक से इतना बहुत ज्यादा एकदम न्यूमेरिकल ये सब करके जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा। अब देखो कंडक्शन क्या होता है, इसमें जो होता है हीट का ट्रांसफर जो होगा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण होता है। यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं एम वी, मतलब मॉलिक्यूलर के वाइब्रेशन के कारण होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर के वाइब्रेशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल जो होता है एकदम पास पास होंगे। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि सॉलिड में जो होता है क्या होगा, कंडक्शन होता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, सपोज ये सॉलिड है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पर हीट प्रोवाइड करोगे, तो हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल हीटेड होगा और अपने जगह पे क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा। और जैसे ही ये दूसरे को ट्रांसफर करता है तब क्या होगा, ये हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। तो ये सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन, इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन, अब देखिए इसमें क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, हीट का कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है। अब देखो डेंसिटी डिफरेंस क्यों बोला, जैसे ही आप वाटर को बॉईल करोगे, जैसे ही आप वाटर को बॉईल करोगे, आग जला दिया, वाटर को बॉईल करो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही जो नीचे वाला हीटेड वाटर होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसी डेंसिटी कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर का वाटर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। जैसे ही फिर कांटेक्ट में आएगा तो ये भी ऊपर का वाटर भी हीटेड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सर्कुलेशन होते रहेगा, ये समझ में आएगा। तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। और कन्वेक्शन जो होगा मेनली किस में होता है, आपके वाटर में होगा, और क्या होता है, एयर में होगा कन्वेक्शन। रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें हीट का जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण क्या होगा, इसमें हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे आप सूरज से क्या करते हैं, सूरज से आप रोशनी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। आग ताप रहे हो कहीं पे, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण आप तक वो हीट जो है पहुंचता है। तो हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस एट, किसके कारण होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन के कारण। ठीक है, ये किसके कारण होगा, कन्वेक्शन के कारण। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू ए मीडियम डिपेंड ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हीट कंडक्शन की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, सपोज क्या है, एक ये वॉल है, सपोज क्या मैंने बनाया यहां पर एक वॉल हो। ठीक है,
अब वॉल में क्या हो जाएगा, हीट का कंडक्शन होगा, तो हीट का कंडक्शन वॉल में कैसे होगा, देखिए यहां से हीट आएगा, ओहो, देखिए यहां से हीट क्या होगा, एंट्री करेगा और टेम्परेचर ड्रॉप करेगा थिकनेस के अकॉर्डिंग, और क्या हो जाएगा, ये फिर से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ सपोज T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ये क्या है, ये आपका ये कुछ थिकनेस है, ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। अगर इस ये सारी चीज़ें हैं इसके पास, तो अगर इसको मैं हीट इक्वेशन डिफाइन करूँ तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, -KA, ठीक है, डेल टी बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ये फोरियर इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन को इसलिए लिखा क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंडक्शन में किसका इक्वेशन यूज होता है, तो याद रखिएगा आप लोग किसका, फोरियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया -K डेल टी, ये क्या हो जाएगा T1 -T2, और डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये L, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, -KA T1/T2, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय L। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक मिनट, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हीट का कंडक्शन है, जो क्या है, हीट का कंडक्शन है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ए फॉर एरिया मतलब जियोमेट्री, एल जियोमेट्री, टेम्परेचर, एल क्या है, ये थिकनेस है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये आपका इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, मतलब क्या, क्वेश्चन आंसर विल भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो विल बी द करेक्ट आंसर, all of the above will be the correct answer. Now the next question, consider a medium in which heat conduction equation is given by the heat transfer is referred by, consider a medium in which heat conduction equation is given by, ठीक है, तो ये कौन से मीडियम के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा था मैं, ये क्या होता है, हीट कंडक्शन इक्वेशन डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर वन डायमेंशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अल्फा डेल टी बाई डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टडी वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन पढ़े हो गया आप वन डायमेंशनल के लिए हीट कंडक्शन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसमें 2-3 इक्वेशन होते हैं, पहला क्या होता है पॉइजन, दूसरा क्या होता है लाप्लास, तीसरा क्या होता है फोरियर। ये तीनों इक्वेशन को क्या करना है आपको ध्यान रखना है इसमें, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा फ्लो, ऑल ऑफ दी अबो, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, वेलोसिटी, और क्या होता है ये फ्लूइड फ्लो के ऊपर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। देखो ये Q इक्वल टू क्या होता है HA डेल टी, मतलब हाई टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन्स कन्वेक्शन इक्वेशन, न्यूटन कन्वेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो H क्या है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।